हाँ जी। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है जो कि संस्कृत में प्रत्यय। बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर प्रत्यय है जो कि हमें इन्हें समझने में कठिनाई आती है, तो आप इन्हें पहले करवाइए। तो मैंने प्रत्यय आपके लिए सिलेक्ट किया है। सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो कि बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो। साथियों शुरू करते हैं सेशन। प्रत्यय, प्रत्यय कहते किसे हैं? तो इसकी भी परिभाषा दी गई है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जो मूल प्रकृति है, जो प्रतीत होता है हमें, जो मूल प्रकृति है उसके अंत में जो विधायमान होता है या जो स्थापित होता है वही आपका प्रत्यय कहलाता है। अर्थात मूल प्रकृति शब्द है या धातु है जो भी है, उसके अंत में जुड़कर जो नए पद का निर्माण करता है वही प्रत्यय कहलाता है। अर्थात इस पूरी लाइन का अर्थ निकलता है कि प्रत्यय से जो कि पद निर्मित होता है। अब ये पद क्या होता है? कोई भी वाक्य है, मान लीजिए कि ये आपका वाक्य है कि राम फल खाता है, तो इसमें फल है जो कि एक पद है, अर्थात पूरे वाक्य में जो अलग अलग शब्द हैं वे पद ही कहलाते हैं। तो प्रत्यय से हैं जो कि पद का निर्माण होता है। चलते हैं, प्रत्यय होते कौन कौन से हैं? प्रत्यय आपके होते हैं 3 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं? वो आप, पहला है आपका कृदंत, फिर है आपका तद्धित, और तीसरा है आपका जो कि स्त्री प्रत्यय के नाम से कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय जो कि 3 प्रकार के प्रत्यय माने गए हैं। बात करते हैं इन तीनों प्रकार के प्रत्ययों की। कृदंत प्रत्यय कहाँ यूज होता है या किसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय? तो इनका सिंपल सी परिभाषा है कृदंत प्रत्यय की कि धातु के अंत में जो भी लगता है वही आपका कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये धातु क्या चीज़ है? तो आप आराम से, क्या बोलते हैं उसे, निस्फिक्र होकर बैठिए। एक तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। धातु क्या होती है, संप्रसारण क्या होता है, कृदंत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित क्या होता है, कहाँ यूज होते हैं, हम सभी हैं जो कि एक एक करके सारी बातें डिस्कस करेंगे। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और धीरे धीरे हम हैं जो कि 0 से शुरू होकर के आज 150 के अबव पहुँच चुके हैं सभी साथी। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम अगर अपने साथियों को एक एक दो और साथियों को जोड़ते चले जाएंगे तो बहुत आगे तक चलेंगे। शुरू करते हैं। कृदंत प्रत्यय है क्या चीज़? तो मैंने आपको बताया कि जो धातु के अंत में जुड़ता है वही कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये धातु क्या होती है? तो वो भी आप चिंता मत कीजिए। धातु होती है जो कि मूल प्रकृति होती है एक तरीके से। जैसे आपका घम धातु यह आपके होती है जाने अर्थ में। गम धातु आपकी होती है जाने अर्थ में। अब ये जो गम धातु है इसी में है जो कि आपका ये कृदंत प्रत्यय लगेगा। कैसे लगेगा हम उसकी अभी आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। गम प्रत्यय, माफ़ कीजिएगा, गम धातु है, इसके आगे आप लगाएंगे कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा में आप जो प्रत्यय है शेष अवस्था में रहता है वो त्वा शेष रहता है, और ये आपको बनता है गत्वा। गम धातु से बनता है आपका गत्वा। तो ये धातु है, गम वगैरह है, उनके आगे जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है वही है जो कि आपका कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय लगते हैं आपके शब्द के अंत में। अब शब्द आप संज्ञा शब्द ले लीजिए, विशेषण शब्द ले लीजिए, सर्वनाम शब्द ले लीजिए, कुछ भी लेंगे, लेकिन शब्द के अंत में जुड़ता है वही आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे पवित्रता, लघुत्तम, पटुत्तरः, ये जो भी हैं ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तमप है, तरप है, तल है, ये सभी हैं जो कि तद्धित प्रत्यय आपके कहलाते हैं। बात करते हैं तीसरे प्रत्यय के प्रकार की जो कि है स्त्री प्रत्यय के नाम से। इस प्रत्यय में क्या है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए है जो कि इन शब्दों का निर्माण करते हैं। इन प्रत्ययों से है जो कि स्त्री शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे आपका हो गया
अज है जो कि पुल्लिंग है, बकरे को कहा जाता है। और ये जो है अनेकार्थी शब्द है और भी अर्थ निकलते हैं। एक हम लेते हैं अज, इसके आप लगाएंगे टाप प्रत्यय। ये टाप प्रत्यय है जो कि स्त्री प्रत्यय के नाम से बोला जाता है। टाप का आ शेष बचता है तो ये आपका अजा है जो कि स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो बात करते हैं इन तीनों प्रत्ययों के बारे में आगे चलकर। अब कृदंत प्रत्यय क्या होता है, कृदंत प्रत्यय कहाँ यूज होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये हैं जो कि धातु के अंत में जुड़ते हैं और नए पदों का निर्माण करते हैं, यही आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हैं जो कि शेष अवस्था में प्रयुक्त होते हैं। अब ये शेष अवस्था क्या होती है तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रत्यय है आपका तुमुन प्रत्यय है। इस तुमुन में है जो कि आपका तुम शेष रहता है, अर्थात ये आगे का है उन, ये आपका लोप हो जाता है। प्रत्यय में है जो कि शेष अवस्था में ही आपका ये प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा प्रत्यय है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। दूसरे क्या कई प्रकार के प्रत्यय हैं, उन सभी में है जो कि वो शेष अवस्था में ही प्रयुक्त होते हैं। हमारा है अनियर, अनियर में आपका अनीय शेष रहता है। और आगे हैं जैसे कत्वा है, उनमें त्वा शेष रहता है। कतिन है, उसमें ती शेष रहता है। सारे के सारे प्रत्यय हैं जो कि आपके शेष अवस्था में ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात उनमें आधा ही शेष बचता है। तो हमेशा प्रत्यय है जो कि शेष अवस्था में ही प्रयुक्त होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। आगे हैं जो कि इन प्रत्ययों की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषता मान लीजिए या ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो आगे तक आपके काम आएंगी, वो आप अभी समझ लीजिएगा। ये बातें हैं जो कि यहीं पे ये सारी रामायण है। अगर आपको ये रामायण सारी समझ में आ गई तो आपको प्रत्यय समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रत्यय आप ऐसे सोल्व करोगे देखते देखते कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो अपने बचपन से सीखते आए हैं अपन ये चीज़ तो। और वास्तव में ये चीज़ आपने अभी तक जो 9th के बाद है, जो कि 10th 11 12 ये सभी आपने सीखी हैं और वही बातें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बात करते हैं, अगर आपका संस्कृत से बैकग्राउंड है तो आपको इन्हें समझने में है जो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हिंदी से हैं, संस्कृत से आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये इतने सरल तरीके से हम समझने वाले हैं कि आपको आसानी से समझ में आएंगी। बात करते हैं आगे, किसी भी धातु के कोई भी प्रत्यय लगता है तो धातु में गुण अथवा वृद्धि क्रिया होती है। मान लीजिएगा कोई भी धातु आपने ले ली, जैसे मैंने ले ली आपके सामने क्री धातु, हाँ जी क्री धातु ले ली मैंने, इसमें लगाया आपके तुमुन प्रत्यय जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। मैंने लगा दिया क्री धातु ले ली और तुमुन प्रत्यय लगा दिया। अब हमने बात करी थी पहले कि तुमुन में है जो कि तुम शेष रहता है, बाकी का जो कि लोप हो जाता है उस चीज़ का। ये कहता है कि कोई भी प्रत्यय लगता है तो धातु में गुण अथवा वृद्धि क्रिया होती है। अब आप ये गुण और वृद्धि क्या होती है, आप ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि गुण वो होती है, आपने संधि पढ़ी होंगी, संधि में आपने गुण संधि पढ़ी होगी, तो वो आपने पढ़ा रमा धन ईश, अर्थात रमेश आपका है जो कि शब्द बन के आया। तो ये जो एक मात्रा वाले शब्द हैं, जैसे मेरा नाम उमेश है, उमा धन ईश, तो उसमें एक मात्रा वाले जो शब्द हैं उनमें गुण आप मान के चलते हैं, गुण संधि। और वृद्धि जहाँ पे आपने 2 मात्रा देखी, या आपने जैसे महर्षि है महाधन ऋषि, तो वो अर्ह जहाँ होता है रि का अर्ह, वहाँ अपना वृद्धि देखते हैं। तो यही 2 चीज़ हमने जो कि यहाँ पे याद रखनी है। कोई भी धातु जहाँ पे अगर प्रत्यय लगता है तो वहाँ गुण और वृद्धि क्रिया होती है। हम यहाँ पे भी यही चीज़ समझने वाले हैं। जैसे हमने लिया था क्री धन, तुमुन का हमारा तुम शेष रह गया। अब इसमें गुण होगा तो ये हो जाएगा ई है, इसका ए हम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके क्रे तुम। यही है गुण अथवा वृद्धि। वृद्धि दूसरे वाक्यों में भी होगी, दूसरी धातुओं में भी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन प्रत्ययों में य और अण वर्णों का लोप होता है उनमें अचोण नीति सूत्र से वृद्धि क्रिया होती है, बाकी सभी प्रत्ययों में गुण क्रिया होती है। जैसे ही हमने ऊपर गुण की बात करी, अब नीचे दिया गया है कि जो य और अण वर्णों का लोप जहाँ होता है, जिन प्रत्ययों में इन 2 वर्णों का लोप होता है, पेंसिल चूज कर लेते हैं,
जिन प्रत्ययों में इन दो वर्णों का लोप होता है वहाँ अचूर्ण नीति ये सूत्र है, जो कि इस सूत्र से आपकी वृद्धि क्रिया हो जाती है। अब आप कहेंगे सर अचूर्ण नीति जो कि आपने वृद्धि का सूत्र बता दिया, ऊपर आपने गुण किया तो उसका सूत्र नहीं बताया। अगर आपको लगता है कि सूत्र याद करने चाहिए, मेरे ख्याल से इतना नहीं पूछा जाता है कि सूत्र, फिर भी आप लिख लीजिएगा। वो सूत्र है आपका सार्व धातुकार्ध धातुकयोः। सार्वधातुका अर्ध धातुकयोः इस सूत्र से है, जो कि गुण यहाँ होता है। चलते हैं आगे। अब ये जो 2-3 धातु हैं इनको आप अपवाद समझ के याद कीजिएगा। इन धातुओं में हैं जो कि वृद्धि क्रिया नहीं होती हैं, और अधिकतर एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें ये सारी बातें याद रहती हैं ऊपर की, लेकिन कुछ कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि अपवाद स्वरूप होती हैं, वो हमें ज़रूर याद रखनी होती हैं। तो आप याद कीजिएगा, लिख, मुद, भुज, विद, दृश्य, इन धातुओं में है जो कि वृद्धि क्रिया नहीं होती है। आप इनको नोट करके लिखिएगा आवश्यक रूप से, जो कि ये याद आपको रखनी है। चलते हैं आगे। ये बात ऐसी है कि ये जो रामायण है आपको यहीं पे समझ लेनी है पूरी। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो ये अंत तक, जहाँ तक आप प्रत्यय समझेंगे वहाँ तक है जो कि बिल्कुल आपको सरल रूप से समझ में आता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। यदि धातु हलंत युक्त हो तथा प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण व्यंजन हो तो धातु के हलंत को हटाने के लिए इट का आगम होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये रामायण हमें समझ में नहीं आ रही है, आप पढ़ते जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। हम एक एक बात आसानी से समझने वाले हैं। ये कह रहा है कि यदि धातु हलंत युक्त हो, हम कोई भी धातु लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपके सामने धातु ले ली लिख मैंने धातु ले ली। धातु हमेशा हलंत युक्त होती है अधिकतर। कुछ कुछ धातु हैं जो कि स्वर अंत होती हैं, उनके अंत में स्वर होता है, वे नहीं होती हैं, लेकिन अधिकतर हैं जो कि आप हलंत युक्त ही धातु पाते हैं। धातु हलंत युक्त हो तथा प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण व्यंजन हो, हम लेते हैं तुम तुम का शेष रह गया, तुम का तुम शेष रह गया। यहाँ तक की बात क्लियर है तो थम्सअप कीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो धातु के हलंत को हटाने के लिए इट का आगम होता है। अब ये धातु है, इसके इस हलंत को हटाने के लिए जो कि यहाँ पे इट का आगम होता है, और इट का आगम होगा तो उसमें से आपका बचेगा ई। इट के आगम में आपका बच गया ई। ये ई है जो कि इस ख में जुड़ जाएगा, और ये ख है जो कि पूर्ण हो जाएगा, अर्थात ये हलंत इसकी हट जाएगी। प्रत्यय लगेगा तो ये है जो कि ई, इसका गुण हो जाएगा, तो यह आपका वाक्य निकल के आएगा, शब्द निकल के आएगा लेखितुम। ये आपका पद बन गया लेखितुम। ये सारी बातें जो आपको याद रखनी है इनमें। चलते हैं नेक्स्ट बात पे। धातु का अंतिम वर्ण च या ज हो तथा प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण तय हो तो चोह कु सूत्र से च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाता है। अब ये क्या है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। एक बार और आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। धातु का अंतिम वर्ण च या ज हो तथा प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण तय हो तो चोह कु सूत्र से च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाता है। आप पढ़ेंगे तो भी आपके जो कि दिमाग में इसकी जो इमेज है वो बनने लग जाएगी कि आखिर ये बात है क्या। अर्थात च या जय के स्थान पर क हो जाता है। अब इसको समझने के लिए हम धातु लेके चलते हैं आपके सामने। हमने धातु ले ली पच, और आगे ले लिया हमने रबर। अच्छा, ये हमने ले लिया प्रत्यय। पच धातु हमने ले ली, कत्वा प्रत्यय हमने ले लिया। अब ये कह रहा है कि जहाँ पे च या ज हो और उसके आगे अगर क आता है, तय हो, माफ़ कीजिएगा, प्रारंभिक वर्ण तय हो, इसके लिए हम तुमुन प्रत्यय ही ले लेते हैं, क्योंकि तुमुन में भी तय ही शेष रहता है। ये हमने पेंसिल चूज कर ली। पच धातु हमने ले ली, तुमुन का हमारे सामने तुम शेष रह गया। हाँ जी।
अब ये कह रहा है कि इस च के स्थान पर है जो कि क वर्ग हो जाता है च वर्ग के स्थान पर। तो जैसे ही तुम का तय यहाँ पे मिल गया और इस साइड में है जो कि च या ज मिल गया, तो इस च के स्थान पर है जो कि आपका क हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा पक्तुम। ये हो गया आपका जो तीसरा नियम है उसके बारे में। धातु का अंतिम वर्ण च या ज हो तथा प्रारंभ प्रत्यय के प्रारंभ में तय हो तो चौकु सूत्र से, अब ये इसमें जो बदलाव हुआ है वो चौकु सूत्र से होता है। आप संस्कृत से हैं तो समझेंगे, नहीं तो आप इसे सूत्र को याद रखना है तो रखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, आप ये याद रखिए कि पच धातु तुमुन प्रत्यय लगता है तो वह आपका पक्तुम यहाँ पे बन के आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है आपका चौथा नियम। इसको आप आवश्यक जानकारी के रूप में याद रखिएगा कि पूज, सिक्स, रुच और अर्च इन चारों धातुओं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इट का आगम है जो कि होता है इनमें। नहीं तो आपका गुण नहीं तो आपकी गुण क्रिया होगी, नहीं आपकी वृद्धि क्रिया होगी, ये दोनों ही क्रियाएं यहाँ पे नहीं होंगी। इट का आगम है अर्थात ई है जो कि यहाँ पे आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। जिन प्रत्ययों में क का लोप होता है इन प्रत्ययों को कित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कित प्रत्यय कहाँ से आ गया, पहले पढ़ रहे थे हम तुमुन प्रत्यय, अनिहर प्रत्यय। कित प्रत्यय वो होते हैं जहाँ पे प्रारंभ में क माना जाता है, वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ। जैसे कितिन है, कतः है, कतवतु है और ये हो गया आपका कतवा है। ये जो प्रत्यय हैं अर्थात प्रारंभ में जिनके क है, इन प्रत्ययों को सभी को हैं जो कि कित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। ये हो गए कित प्रत्यय। अब कित प्रत्यय की जो विशेषताएं हैं जहाँ पे कित प्रत्यय लगते हैं अर्थात क का जहाँ पे लोप होता है उसके बारे में क्या आवश्यक जानकारी है वो देखते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे भी कित प्रत्यय आपका लगेगा वहाँ पे गुण और वृद्धि क्रिया नहीं होगी, अर्थात नहीं तो आपका एक मात्रा वाला कार्य होगा, नहीं आपका वृद्धि अर्थात आर या आई ये मात्राओं का काम यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका निषेध हो जाएगा इन प्रत्ययों में अर्थात कित प्रत्ययों में। चलते हैं दूसरा नियम। धातु के अंतिम पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। अब ये क्या चीज है, माफ कीजिएगा एक मिनट। हाँ जी, धातु के अंतिम पंचम वर्ण का लोप हो जाता है। तो ये अंतिम पंचम वर्ण जो कि हम सभी जानते हैं या मा गण न, ये सभी हैं जो कि पंचम वर्ण कहलाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे हमने ले लिया गम धातु, आगे ले लिया हमने कत्वा प्रत्यय, कत्वा है, इस कै का लोप होगा अर्थात कित प्रत्यय होगा, वहाँ पे गुण वृद्धि क्रिया नहीं होगी। और ये जो पंचम वर्ण है अर्थात ये जो पंचम वर्ण है आपका मैं, इसका लोप हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बच गया ग और आगे बच गया त्वा, तो ये गत्वा है जो कि यहाँ पे बन गया पद। ये नियम यही कहता है कि पंचम वर्ण का जो कि कित प्रत्ययों में लोप हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। संप्रसारण क्रिया होती है अर्थात कित प्रत्यय जहाँ यूज होगा वहाँ संप्रसारण क्रिया होगी। अब बात करते हैं संप्रसारण क्रिया क्या होती है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपने जब भी यण संधि पढ़ी होगी कि यहाँ पे ई, उ, री, ली इनके स्थान पर है जो कि य, व, र, ल होता है। ई, उ, री और द्री इनके स्थान पर है जो कि आपका हो जाता है य, व, र, ल। यहाँ तक तो हम सब ने पढ़ी होगी, हिंदी में भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं। संप्रसारण क्रिया का अर्थ है कि य से पुनः ई में बदलना ही संप्रसारण क्रिया कहलाती है। जाके आपके सामने वस है, वस धातु में जैसे हम कत्वा प्रत्यय यूज करते हैं अर्थात कित प्रत्यय यूज करते हैं तो वहाँ पे इसका तो हो जाता है लोप, आगे बचता है त्वा और वस के स्थान पर है, वै के स्थान पर आपका पुनः उ हो जाता है और ये हो जाता है आपका उसित्वा अर्थात इट का आगम होने के बाद में ये निकल के होता है आपका उसित्वा। अर्थात संप्रसारण क्रिया इसी को कहते हैं कि जो
ये यण संधि में होती है आपका ई उ रील री का या व रल। इस या व रल का पुनः पूर्व रूप में बदलना ही ई उ रील री में बदलना ही संप्रसारण क्रिया कहलाती है। चलते हैं आगे। जिन धातुओं का अंतिम वर्ण च या ज हो तथा पंचम वर्ण हो उन धातुओं में इट का आगम नहीं होता है। आप याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ तक हमारे जो भी नियम थे हमने पढ़ लिए। अगर नियम को समझने में कोई तकलीफ़ होती है तो आप पुनः इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलते हैं हम आगे प्रत्ययों में। पहला प्रत्यय है हमारा जो कि तुमुन प्रत्यय है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे बीच बीच में। तुमुन प्रत्यय है क्या चीज़? तुमुन प्रत्यय में है जो कि तुम शेष रहता है। हमने पहले बात की थी कि प्रत्यय हैं जो कि शेष अवस्था में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं। तुमुन प्रत्यय में आपका तुम शेष रह गया। वो ये प्रत्यय है जो कि के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे जाने के लिए गंतुम, खरीदने के लिए क्रेतुम, पढ़ने के लिए पठितुम, अर्थात के लिए अर्थ में है जो कि ये प्रत्यय आपका तुमुन है जो कि यूज होता है। बात करते हैं नेक्स्ट। इस प्रत्यय में धातु में गुण क्रिया होती है। तो हमने पहले ही नियमों में पढ़ा था कि प्रत्यय जहाँ यूज होंगे वहाँ पे गुण क्रिया या वृद्धि क्रिया आपकी होगी। इस प्रत्यय में गुण क्रिया होगी, लिखा हुआ है नियम। हलंत युक्त धातुओं में इट का आगम होता है। तो हमने इसकी भी चर्चा जो कि पहले की थी कि जहाँ पे आपका हलंत युक्त कोई धातु होती है तो वहाँ पे हमने लिख धातु का वहाँ पे यूज देखा था। इस हलंत को हटाने के लिए लेखितुम हमने बनाया था, तो इट का आगम होता है हलंत को हटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। इस प्रत्यय में धातु के अंतिम च या ज के स्थान पर क हो जाता है। तो वो भी हमने बात की थी कि चौको सूत्र से है जो कि ये आगे होता है। इसकी बात नेक्स्ट बात है, इस प्रत्यय में सह या वह धातुओं के है का लोप हो जाता है तथा प्रत्यय के तय के स्थान पर ड हो जाता है और है का लोप होने पर ओ का आगम होता है। अब ये बात है जो कि आपको एडिशनल जानकारी के रूप में याद रखनी है। ये है क्या, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हमने आपको ये दो उदाहरण हमेशा याद रखने हैं। कलर इफेक्टिव लेते हैं, हाँ जी। ये हो गया आपका सोडुम और वोडुम। शुरू से सह हो गई आपकी धातु। सह धातु में आपने लगाया तुमुन प्रत्यय जो हम पढ़ रहे हैं। अब तुमुन में बच गया आपका तुम शेष, अर्थात मैं आपका हलंत वाला। बात करते हैं इधर। इधर है का लोप होगा तो ये आपका बच गया स, यहाँ पे बच गया आपका तुम। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये कह रहा है कि तय के स्थान पर ढ हो जाता है। तो ये हमारा जो तुम था यहाँ पे हमने कर दिया तय के स्थान पर हमने कर दिया ड, ये उ की मात्रा और आगे में। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि है का लोप होने पर ओ का आगम होता है। अब इस है को जो हमने यहाँ से हटाया था, इस है के स्थान पर है के स्थान पर नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, ये आगम होता है, आदेश नहीं होता। आगम का अर्थ है बिना किसी को कुछ परेशानी किए हुए वहाँ पे चुपचाप से आके बैठ जाना। तो यहाँ पे हमने आ गया ओ आ गया, स में ओ मिल गया आपका, तो ये हो गया सो। आगे हमारा डुम, तो ये ऐसे कैसे यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो ये आपको सोडुम और वोडुम अर्थात वह धातु वो भी इसी प्रकार से चलेगी। इन दो प्रत्ययों में ही है जो कि ये चलेंगे। आपको ये एडिशनल जानकारी के रूप में याद रखनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों के दोनों है पद, सोडुम और वोडुम। बात करते हैं नेक्स्ट। इस प्रत्यय में दृश्य धातु के स्थान पर दृश, सृज धातु के स्थान पर स्रश और पृच्छ धातु के स्थान पर प्रश हो जाता है तथा अंत में ष्टुत्व संधि हो जाती है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको 1 मिनट यहाँ से अदृश्य हो जाता हूँ। स्लाइड थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। चलते हैं कहीं वाइट पेज पर। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया कि ये होती है जहाँ पे दृश्य धातु है उसके स्थान पर ये करती है दृश्य। ये प्रत्यय जहाँ भी लगता है दृश्य धातु के स्थान पर आपका दृश्य कर देता है और दृश्य के बाद में आपका आगे लगता है तुम और अंत में है जो कि ष्टुत्व संधि होती है। ष्टुत्व संधि का अर्थ है कि ये स के आगे अर्थात
तय वर्ग जहाँ होता है तो उस तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग जो कि हो जाता है, तो ये हो गया आपका दृश्य। तुम है आगे तो तय के स्थान पर टय हो जाएगा और ये तुम यहाँ पे आपका निकल के आएगा। ये स हलंत है तो ये मिल जाएंगे अंत में जाके, तो ये आपका दृष्टुम है जो कि बन जाएगा। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय दृष्टुम आपका पद बन जाएगा। आपके सामने पुनः प्रकट हो जाता हूँ। हाँ जी, दिख रहा है। ये हो गया इस प्रत्यय की बात। ऐसे ही है जो कि सृज के स्थान पर सृष्ट सृस बनता है, पृच्छ के स्थान पर प्रश बनता है। आगे हम बात करेंगे उदाहरण में इनके बारे में कि ये होते क्या हैं। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण में। क्री हमारे सामने धातु आ गई। अब ये क्री धातु है जो कि स्वरांत धातु है, अर्थात ये स्वर से अंत हो रहा है इसका, क्योंकि ये हलंत युक्त नहीं है। हलंत युक्त धातु उनकी हम आगे चर्चा कर लेंगे, हलंत युक्त कौन सी धातुएं होती हैं। पहले से बात कर लेते हैं इन्हीं की। क्री धातु और तुमन प्रत्यय, तुमन का रह गया तुम शेष, और क्री का है जो कि गुण क्रिया होने के बाद में क्रे यहाँ पे आपका निकल के आता है, तो क्री धन तुमुन प्रत्यय बन के आएगा आपका क्रे तुम। ऐसे ही ची धन तुमुन, तुमुन का तुम शेष रहेगा। ची धातु का है जो कि गुण क्रिया होने के बाद में चे हो जाएगा, तो ये आपका चेतुम है जो कि नेक्स्ट बन के आएगा। ऐसे ही जी धन तुमुन, ये जेतुम निकल के आएगा। भी धन तुमुन, भेतुम आपका निकल के आ जाएगा। और नी धन तुमुन, नेतुम आपका बन जाएगा। श्रु धन तुमुन, तो श्रोतुम आपका बन के आएगा। अब ये श्रु है जहाँ पे ऊ है तो ये गुण होने के बाद में ओ के रूप में बनता है, और आपका बड़ा ऊ होगा तो दीर्घ मात्रा में आ जाएगा। अगर री होगा तो अर में आएगा या आर में आएगा। गुण होगी तो अर में, और अगर वृद्धि होगी तो आर में है, जो कि ये निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप इनको सोल्व कर लीजिएगा एक बार। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि US अध्ययन के नाम से है, वहाँ पे एज इट इज़ उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप वहाँ से इनको है जो कि प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो आपकी धातु हैं जो कि स्वरांत धातु हैं, सारी की सारी हैं। क्री है, जी है, ची है, भी है, नी है, श्रु, हु, क्री, दा, ये सारी हैं जो कि स्वरांत धातु हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये जो हलंत युक्त धातु हैं उनके बारे में। हलंत युक्त धातु है तुमुन प्रत्यय लग गया, अरे माफ़ कीजिएगा अभी तो गिर जाता। हाँ, पठ धातु हमने ले ली यहाँ पे। पठ धन तुमुन, तुमुन प्रत्यय लग गया। इट को यहाँ पे हमें आगमन करना पड़ेगा क्योंकि हलंत युक्त धातु है, तो इस हलंत को हटाने के लिए है जो कि इट का आगम करेंगे। वो इट का आगम कौन से सूत्र से होता है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने उसे भी लिख देता हूँ। आर्ध धातु कस्ये कस्ये डबलादे, ये धातु, ये सूत्र है जिससे है जो कि आपका ये इट का आगम होता है। आर्ध धातु कस्ये यडवलादे, यहाँ पे ए भी आएगा बीच में, ड हलंत है। हाँ जी, आर्ध धातु कस्ये यडवलादे, इस सूत्र से है जो कि इट का आगम होता है। आपको ये सूत्र याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पठ धन तुमुन, इस हलंत को हटाने के लिए है जो कि हमें इट का आगम करना पड़ा, और इट का आगम होगा तो ये ई इसमें है जो कि जुड़ जाएगी, और तुमुन का बच गया तुम, तो ये हो गया आपका पठी तुम। आगे है रक्ष धन तुमुन, रक्षी तुम। वस धन तुमुन, वसी तुम। लिख धन तुमुन, लेखी तुम। अब ये है यहाँ पे ई है तो ई का गुण होगा तो आपका ये ए हो जाएगा। लिख धन तुमुन, ई का ए हो गया तो ये बन गया आपका ले। ख है, ख में इट जुड़ेगा अर्थात ई जुड़ेगा तो ये हो गया आपका खी। आगे है तुमुन, तुमुन का बच गया तुम शेष, तो तुम इसमें लगाएंगे हम, तो ये आपका निकल के आएगा लेखी तुम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेखी तुम। आगे है मुद, मुद का आपका हो गया मोदी तुम। शिक्ष, शिक्षी तुम। मैंने आपके सामने अभी बात की थी, आपने गौर से पढ़ा होगा तो
सिक्स पूज अर्च इन धातुओं में है, जो कि गुण और वृद्धि क्रिया नहीं होती है, तो सिक्स का हम बनाएंगे तो ये एक की मात्रा नहीं होगी, इसमें सिक्स का एज इट इज सिक्स ही रहेगा। इसमें इट का आगम जरूर होता है, वो हमने ऊपर चर्चा कर ली थी इसके बारे में। तो ये बन गया आपका शिक्षितुम, और पूज का पूजितुम, अर्च का अर्चितुम, अर्थात ये पोजितुम नहीं होगा, नहीं ये शिक्षितुम होगा। आप इनको है जो कि वो नियम मैंने बताया था आपको वहाँ पे, वह आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। गम धन तुमुन गंतुम हंतुम, यह आप देख लीजिएगा एज इट इज़। जो मैंने बताया था आपको कि सह और वह, इन दोनों को है जो कि आपको अलग से याद रखनी है, इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। इन दोनों को आपको अलग से हैं जो कि याद रखनी है, विशेष इनको दर्जा दे दीजिएगा इस प्रत्यय में। ये आप देख ही लेंगे, इनको भी एक बार थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपके सामने। पच धन तुमुन पक्तुम, ये आप इनको ऐसे समझिएगा कि जहाँ पे च और ज है वहाँ पे आपका क और ग, अर्थात क हो जाएगा, क्योंकि क ही है जो कि हमेशा यूज में होता है। च और ज जहाँ पे भी होगा धातु के अंत में, च और ज जहाँ पे भी होगा धातु के अंत में, वहाँ पे आपको क कर देना है। पच धन तुमुन, च का हो गया क, पक तुम, वच धन तुमुन वक तुम, मुच धन तुमुन मोक तुम, भज धन तुमुन भक तुम, भुज धन तुमुन भोक तुम, त्यज धन तुमुन त्यक तुम। ये सारे प्रत्यय हैं, प्रत्यय नहीं माफ़ कीजिएगा, ये धातु हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ हमें समझने का है नहीं, आप सिर्फ जो नियम ऊपर मैंने बताए थे आपको वो याद रखने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो एक बार वीडियो को पुनः चला के देखिएगा, ज़रूर समझ में आएंगे। अगर आपको और कहीं पे कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, उनका भी है जो कि सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रत्यय है जो कि हम कल करेंगे इसके बारे में बात, तव्यत प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, जो भी हैं आगे हम इनके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय।